नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। भारत की जनगणना का प्रथम चरण जो है HLO ऐप के माध्यम से किया जा रहा है और यह पहला चरण जो मकान सूचीकरण कहला रहा है। इसमें 33 प्रश्नों के उत्तर आपको भरने होते हैं प्रगणक को, यानी 33 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, जो भी मकान मालिक है उसके, और उस 33 प्रश्नों के आप उत्तर इस मोबाइल ऐप में कैसे भरेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह वीडियो जो है प्रगणक और परीक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाए, क्योंकि 34 प्रश्नों को आपको देखना है। जी हाँ, 34 प्रश्न, 33 प्रश्न आपको पूछने होते हैं, 33 प्रश्न भरने होते हैं। एक ऐसा प्रश्न है, यूं कहें कि वो अपने आप ऐप उसको भर देता है। इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए देखते हैं। आपको पता है कि जो आपका HLO ऐप है, जिसे आप लॉगिन कर लेते हैं, अब बात आती है लॉगिन करने की। जब लॉगिन करने की बात आती है तो रजिस्ट्रेशन की बात आती है। तो आपको HLO ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। और जब लॉगिन कर जाते हैं उसके बाद जो ये मेनू, 6 मेनू आपको दिखते हैं, किसको दिखते हैं? ये प्रगणक को दिखते हैं। और सारे प्रश्नों को उत्तर जो है वो फिर भी प्रगणक को ही करना होता है। अब ये जो 6 प्रश्नों हैं को जो आपको देखना है, ये 6 आइकन्स जो हैं, इनके क्या क्या काम है इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसे आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हमारा काम जो इस वीडियो में आप तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाना है वो इससे है। पहले न्यू हाउस लिस्ट एंट्री, तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और सारे प्रश्न इसी में भरने होते हैं। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने खुल के ये इस तरह से आएगा। सबसे पहला या दूसरा या तीसरा या लाइन नंबर ये ऑटोमेटिक भर के आता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई एक ऐसा 33 प्रश्न, लेकिन 34 आपको मिलेंगे। एक ऐसा है जो ऑलरेडी अपने आप से भरा रहता है। अब ये लाइन एक क्या है? ये लाइन एक जो है, ये क्रमांक जो है स्क्रीन के सबसे शीर्ष ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, प्रश्न एक के रूप में दिखाई दे रहा होगा। ये लाइन क्या होता है? आपको मान लीजिए कि कोई भी आप कॉपी है जिस पे लिखना शुरू करते हैं, इतने लाइन है, पहली लाइन में लिखिए, दूसरी लाइन में लिखिए, तीसरी लाइन में, इस तरह से लाइन होती है। वही है यह लाइन, यूं कहे कि सीरियल नंबर, वो हो गया। दूसरा है बिल्डिंग नंबर, जिसमें आपको अपने बिल्डिंग को नंबर डालना है, यानी भवन नंबर। भवन नंबर आपने डाल दिया, अब उसमें मकान नंबर डालना है, तो जैसे भवन नंबर आपने डाला, आपको नया डालना है तो ये न्यू करना होगा। जैसे न्यू कीजिएगा अपने आप ये नया मकान नंबर यानी हाउस नंबर डल जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप नेक्स्ट हो जाइएगा। चलिए लगे हाथ में एक चीज और बताता हूं। अब बात यहाँ रिपीट की क्यों है? मान लीजिए कि एक भवन है, एक भवन है और इस भवन में 2 मकान है। नीचे वाला कोई और यूज करता है, ऊपर वाला कोई यूज करता है। मकान आपको, ये भवन एक ही है लेकिन इसे मकान 2 है। तो यानी एक लाइन कितनी बनेगी? 2 लाइन बनेगी। ये 2 लाइन कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। इसको देखिए, ये सीरियल नंबर 1 और लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं भवन नंबर मानूं, अब इसको मैं अब मकान नंबर मानूं, मैं इसको ऑफलाइन बताता हूं। मान के चलते हैं ये भवन नंबर 1 है, 1 से शुरू करते हैं। मकान नंबर, इसमें इस एक भवन में कितने मकान है? 2 मकान है। एक मकान आपको 1 नंबर, एक मकान नंबर 2। भवन नंबर कितने हैं? सेम ही है, इसी भवन नंबर में 2 मकान आपको है। तो मान लीजिए पहली एंट्री जो आप करेंगे तो यहां लिख देंगे 1 लिख के और नया कर देंगे। जैसे नया करेंगे अपने आप यहां आ जाएगा 1, एक एंट्री हो गई। अब इसके सारे 3400 प्रश्न आप, यानी आगे वाले सारे प्रश्न के जवाब दे देंगे। दूसरी बात, रिपीट को चूंकि मैं बता रहा हूं, अब रिपीट में आ गए, एक ही यही भवन है लेकिन इसमें एक अलग मकान है। तो यहां तो आपको डालना नहीं होगा, यहां आपको डालना नहीं है। यहां क्या करना है? ये 01, या तो इस ड्रॉप डाउन मेनू से आप सिलेक्ट करके 01 सिलेक्ट करके और इसको रिपीट कर दीजिए, यानी इसी एक नंबर को आपको भवन को यूज करना है। और फिर यहां नया कर दीजिए, अपने आप यहां 00, यहां 001 रहेगा और यहां आ जाएगा ये की जगह ये क्या आ जाएगा? 2। रिपीट का मतलब उसको दोहराना। यहां भी रिपीट, अगर मकान को रिपीट करते हैं तो रिपीट का यूज होगा। अब इस पे और डिटेल पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, अब देखिए यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई है। लाइन क्रमांक निष्क्रिय है, ये डिसेबल होता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये स्वतः बढ़ती है।
यह HLO ऐप की सभी आगामी स्क्रीनों के शीर्ष में बाएं कोने पर होती है। जब आगे की स्क्रीन पे जाइएगा तो लाइन नंबर जो है ना यहाँ पे दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ बातें मैं बिल्डिंग नंबर के बारे में बता दूं। बिल्डिंग नंबर 20 अक्षरों तक हो सकता है। ठीक है, नया भवन दर्ज करने के लिए भवन संख्या आपको इसमें दर्ज करना होगा जो मैंने आपको बताया है, या पिछली बार उपयोग की गई भवन संख्या के लिए दोहराए बटन उपयोग किया, यानी पिछली बार का जो भवन है उसी को फिर उसी में नया मकान जोड़ना है तो उसके लिए क्या करना होगा, रिपीट, जो मैंने आपको बताया है। पहले से भरी हुई किसी भी भवन संख्या को चुनने के लिए ड्रॉप डाउन मेनू से भवन संख्या का चयन भी किया जा सकता है। या तो आप यहाँ टाइप कर दीजिए, या यहाँ अगर दोहराना है तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में जाइएगा, आप जिस भवन को दोहराना चाहते हैं यानी उसमें नया मकान एक और ऐड करना चाहते हैं, यानी उसको दोहराना चाहते हैं भवन को, तो यहां से भी आप उसको नंबर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब बात आती है मकान नंबर की। अब देखिए ये तीसरे प्रश्न की, यह 4 अंकों का संख्यात्मक फील्ड है और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में एक क्रम संख्या के रूप में चलेगा। और ध्यान रखिएगा मकान संख्या 4 अंकों की होती है। पहले भवन के पहले आपको जनगणना मकान के लिए जनगणना मकान संख्या 001 डिफॉल्ट रूप में सेट है, आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही वो आएगा। इसके नीचे रिपीट और न्यू बटन है, मैंने बता दिया रिपीट और न्यू बटन क्या है, इस लिखे को भी पढ़ लेते हैं। पहले जनगणना मकान की पुष्टि के दौरान रिपीट बटन निष्क्रिय रहेगा। अब बाद में जनगणना मकान के लिए बटन सक्रिय हो जाएगा। पहला जब मकान इसमें जोड़ा जाएगा उस समय ये आपको डिसेबल रहे, लेकिन जैसे मकान इस अगला मकान जोड़ा जाएगा इसमें, ये आपको एक्टिव हो जाएगा। यही बात यहीं कही जा रही है। यदि जनगणना मकान संख्या पिछली संख्या के समान है तो रिपीट बटन दबाएं। यही भवन संख्या वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ आता है। यदि आप नई जनगणना मकान संख्या देना चाहते हैं तो न्यू बटन दबाएं। जनगणना मकान संख्या प्रत्येक आगामी स्क्रीन के शीर्ष पर आपको दिखती है। और वो कहाँ दिखेगा, ये जनगणना मकान जो अभी आगे बढ़ रहे हैं ये यहाँ आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे आते हैं 3 प्रश्नों के हमने जवाब यहाँ देख लिए, लाइन नंबर, बिल्डिंग नंबर, मकान नंबर। अब नेक्स्ट आते हैं तो चौथा प्रश्न आता है। चौथा प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, ये स्वगणना के संदर्भ में आईडी पूछता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ एसी यानी सेल्फ एनुमरेशन, यानी आपको ये बताना होगा कि क्या जहां जिस मकान में है उसके मकान मालिक ने क्या सेल्फ एनुमरेशन किया है। यदि यस करते हैं तो आपको आईडी डालनी होगी, नो करते हैं तो आपको स्वयं प्रश्न डालनी होगी, प्रश्नों के उत्तर आपको फिट करनी होगी। यदि यस आप डालते हैं तो यस करने में आपको 12 नंबर की वो जो सेल्फ न्यूमरेशन आईडी है आपको जो उत्तरदाता है मकान मालिक से आपको लेके यहाँ डालना होगा। यदि यही कहा गया यदि परिवार ने स्वयं जनगणना की है तो हाँ चुनेंगे। और प्रश्न 7 जनगणना मकान का उपयोग भरें, जिसमें विकल्प 2 विकल्प, एक आवास और 2 आपको आवास 100 अनुपयोग। प्रश्न 9 परिवार संख्या स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। इसको आगे समझते हैं। जैसे आप इसको यहाँ डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ ये सारी जैसे वो डाल के जाएंगे सारा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ क्या कहा गया, यदि ऐसी आईडी उपलब्ध आईडी से मेल खाती है तो परिवार से संबंधित डेटा मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित होगा और डेटा की सटीकता के आधार पर प्रगणक को डेटा कंफर्म या संपादित करना होगा। अब मान लीजिए कि ये जो भी उसने डाला है, जैसे एससी आईडी आपने डाला, एससी आईडी डाला, उसने जितने भी प्रश्न के जवाब दिए उसको सब एक एक करके स्क्रॉल करके देख लीजिए और उसके बाद उसको कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, कंफर्म कर देंगे वो वहां से खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने नो किया है, ठीक है, अब नो किया है तब अब प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। अब प्रश्न 4, फर्श की मुख्य सामग्री, जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है उसी को मुख्य सामग्री माना जाएगा। किसमें, यहाँ ये चौथा में आपको लिखा हुआ है मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस, यानी प्रीडोमिनेंट मटेरियल। ठीक है, जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका आपको यहाँ बताना होगा। अब बहुमंजिला इमारतों में फ्लैटों में फर्श की सामग्री अलग अलग हो सकती है। बहुमंजिला इमारतों में प्रत्येक जनगणना घर के फर्श को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको फर्श की बातें बताई जाएगी, पूछेगा मड से, वुड से, बर्न्ट ब्रिक से, स्टोन से, सीमेंट से। आप हिंदी में करेंगे, ये हिंदी में आपको आया रहेगा। ध्यान रखिएगा जो कहा गया था लाइन नंबर यहाँ दिख रहा है, मकान नंबर आपको यहाँ दिख रहा है। अब 5वां, दीवार की मुख्य सामग्री पूछेगा, जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है दीवार में उसी को मुख्य सामग्री माना जाएगा। कोड 1 से 5 वाली सामग्रियां अस्थायी प्रकृति की नहीं होती। अब देखिए क्या होता है, 1 से लेके 5 तक की जो है ये क्या कह रहा है,
कोड 1 से 5 वाली सामग्रियां अस्थायी प्रवृत्ति की नहीं होती हैं। जब प्लास्टर और पेंट होने के कारण बाहरी सतह से इसका पता लगाना मुश्किल हो, इस स्थिति में दीवार की सामग्री की जांच और पुष्टि की जानी चाहिए। आप जब जाएंगे तो इस चीज को, अगर मान लीजिए कि इस ऐसी अस्थायी सामग्री से नहीं बनी है लेकिन प्लास्टिक और पेंट से वो दिखता है, लेकिन आपको जांच करके उसको कर लेना होगा, उत्तरदाता से पूछ लेना होगा। ध्यान रखिए, उत्तरदाता जो उत्तर देता है उसको आप अंतिम मान सकते हैं। यदि उत्तरदाता दीवार की सामग्री के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त करता है तो क्या करेंगे, कोड क्या करेंगे, 0 आप यहाँ कर देंगे, उसको नहीं पता है तो। अब आते हैं छठे प्रश्न पे, छत की मुख्य सामग्री। जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है उसी को मुख्य सामग्री माना जाएगा, और मौसम के संपर्क में आने वाली छत की सामग्री ही छत की सामग्री निर्धारित करेगी। ठीक है, सीलिंग की सामग्री पर विचार न करें। यदि छत चूने या सीमेंट से भरी हुई पत्थर की हो तो छत की सामग्री पत्थर की आपको होगी। क्लियर होगा। सातवां प्रश्न आपके होगा जनगणना मकान का उपयोग। अब ये बड़ी बात है, अब इस जनगणना मकान का उपयोग आप किस लिए कर रहे हैं। अब देखिए, विकल्प 1 और 2 के लिए फॉर्म समान रूप से आगे बढ़ेगा। अगर आपने इसको और इसको चूज कर लिया तो आपको आगे बहुत सारे प्रश्नों को आपके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। अगर 3 से लेके 9 के लिए फॉर्म आपको प्रश्न संख्या 34 पर चला जाएगा। क्या कह रहा है ये, अगर 3 से लेके और 9 तक चूज करते हैं तो ये सीधा जो फॉर्म है आपको प्रश्न संख्या 34 पर सीधा चला जाएगा जंप होके। लेकिन अगर ये 2 चूज करते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये आगे के सारे प्रश्नों को देखना होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। यदि विकल्प 2 से 9 या 0 चुना गया हो, 2 से 9 या 0 चुना गया हो तो वास्तविक उपयोग का कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद ऐप स्वचालित रूप से अंतिम प्रश्न पर चला जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि विकल्प 4 विद्यालय, कॉलेज आदि चुना गया है तो ऐप कोई जनगणना मकान संख्या आवंटित नहीं करेगा। अब यहां क्या कहा गया, अगर जो जनगणना विद्यालय और कॉलेज को चुना गया तो ऐप कोई जनगणना मकान संख्या आवंटित नहीं करेगा, और अंतिम प्रश्न आपको 34 पर जाने के लिए अगला बटन आपको दबाना होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ एक और चीज बात आती है, लॉक और इंस्टीट्यूशनल की। स्पष्ट है, कौन सा प्रश्न में था, चौथा प्रश्न में स्कूल और था, सीधे आप 34 पे जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहां आगे लॉक के लिए बात की, यदि कोई आवासीय कोई मकान है और वो बंद है, अर्थात विकल्प 1 आवास है चुना गया है और बंद है पर निशान लगा है तो जनगणना मकान के वास्तविक उपयोग को दर्ज करना आपको अनिवार्य है। अब ये क्या होगा, अब लॉक है तो कोई जवाब देने वाला तो है नहीं, ये आपको क्या हो जाएगा, अब आपको इसको बाद में अपडेट करना होगा। ठीक है, ये इसको फाइनल आपको बाद में करना, जब फाइनल सबमिट करने जाइएगा तो ये लॉक वाला चीज छूटा रहेगा। ठीक है, इसको पूरा कीजिएगा तभी फाइनल सबमिट होगा। यदि संस्थागत है पर निश्चित आपको निशान लगा है तो जनगणना मकान के वास्तविक उपयोग को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल है तो आपको उसके वास्तविक उपयोग को आपको बताना वहां पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं और 8 में देखते हैं जनगणना मकान की स्थिति। दिए गए विकल्पों में से जनगणना मकान की स्थिति आप चयन करें, गुड है आपको, लिवेबल है, या आपको नहीं रहने लायक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कॉलम 9, यह फील्ड निष्क्रिय है और स्वतः वर्धित के साथ अपडेट होगी। 9वां नंबर जो ये अपने आप होगा, हाउस होल्ड नंबर। ठीक है, ये परिवार की बातें यहां आ गई। ठीक है, हाउस होल्ड नंबर जो है अपने आप यहां बनेगी। अभी यहां जो एक बात कही गई थी, यहाँ पे जो प्रश्न के 9 के लिए यहाँ कही गई थी, आगे विकल्प के लिए यही होता है। यहाँ कोई अगर विद्यालय कॉलेज चुना गया है तो ऐप में जनगणना मकान संख्या आवंटित नहीं की जाए, जनगणना मकान की संख्या की बात होती है, यहाँ हाउस होल्ड नंबर की बात, यानी उसके परिवार के रूप में उसको समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अब आते हैं, यदि जनगणना मकान में आवास या आवास अन्य का चयनित किया गया है तो उन्हें ऐप में स्वतः ही एक परिवार संख्या आवंटित हो जाती है, यह परिवार संख्या आवंटित हो जाती है। यदि विकल्प में आवास सह अन्य उपयोग या संस्थागत है का चयन किया गया है तो ऐप संस्थागत परिवार को आपको 999 आवंटित करता है। आपने अगर इंस्टीट्यूशनल चूज किया है तो इसको क्या कर देता है, वो 999 बना देता है। ठीक है, यदि विकल्प आवास सह अन्य उपयोग और बंद है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा, क्योंकि अभी इस पे कोई काम होगा ही नहीं। यदि विकल्प आवास सह अन्य उपयोग और संस्थागत है और बंद है, अर्थात दोनों का चयन किया गया है, तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा क्योंकि यह बंद है। चलिए आगे चलते हैं। 10, इस परिवार में समांतर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है,
अब देखिए आगे इसमें पूछा गया है कि अभी हमने यहाँ देखा 10 प्रश्न, 10वें प्रश्न को देखा। देखिए 10वें में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब नेम ऑफ हेड ऑफ हाउस होल्ड 11 में है, यहाँ 10 में बता दिया गया वहां। अब यहाँ 12 में सेक्स, किस कैटेगरी से वो आते हैं, 13 प्रश्न में। अब 11 से 13 की बात हो गई। यहाँ प्रश्न नंबर 11 में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करें। संस्थागत परिवार के मुखिया के नाम के स्थान पर पदनाम, आपको संस्थागत कोई इंस्टीट्यूशनल है तो उसकी जगह पे, अगर परिवार का मुखिया होगा इंस्टीट्यूट है, कोई इंस्टीट्यूशनल है, कोई संस्था है, तो उसके संस्था हेड को देखिए अगली स्क्रीन पर जाने के लिए अगला बटन आपको यहाँ से दबाना होता है, जिसको अभी हमने कुछ देर पहले देखा। यदि परिवार का उपयोग संस्थागत पाया जाता है तो प्रश्न संख्या 12 से 34 आपको छोड़ दिए जाएंगे। यदि परिवार का उपयोग संस्थागत पाया जाता है तो 12 से लेकर 34 आपको, प्रश्न संख्या 12 से लेकर 34 आपको छोड़ दिया जाता है, ये वहां तक छूट जाता है। परिवार के मुखिया का लिंग दर्ज करना है, 12 नंबर में हमने देखा है। यहाँ पे 13 में परिवार के मुखिया के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणी दर्ज करें। राज्य विशिष्ट अनुसूचित यानी उनकी कैटेगरी आपको बताना है, इससे अलग कोई है तो आप अदर चूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर में, ऑनरशिप स्टेटस यानी अब कोड 1। अब क्या स्थिति है, अपना है, अपना के लिए कोड 1, किराया न चुकाने वाली परिवार यानी किस्तों पर स्वामित्व के आधार पर लिया गया फ्लैट। अब किराए का दूसरा क्या है, रेंटेड। तीसरा क्या है, अनइक्वड। इन सब चीजों में आप देख सकते हैं। अब रेंटेड एंड डज नॉट ओन हाउस, यहाँ क्या है, रेंटेड बट हैज ओन हाउस एल्सवेयर, ठीक है, ये आप चूज करते हैं। ये रेंट पे है लेकिन उनका अपना घर कहीं और भी है, ये भी आप यहाँ चूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ अब देखिए 15 में क्या है, नंबर ऑफ, कितने रूम उसमें हैं, 16। नंबर ऑफ मैरिड कपल यानी कितने उसमें कपल रहते हैं, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है, कितने कपल रहते हैं। अब आगे है आपको 14 में ऑनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस, इसमें क्या है, परिवार के पास रहने वाले के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या में यहाँ बतानी है, रहने योग्य कमरों की संख्या, लिविंग रूम, शयन कक्ष, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, नौकर का कमरा, ये आपको रहने योग्य कमरे के अंतर्गत आते हैं और रहने योग्य कमरे में शामिल नहीं है। यानी ये चीज रहने के लिए अगर आपको गिनना होगा रूम में तो ये रहने वाले रूम में गिना जाएगा। जो आपको यहाँ क्या था, ये जो नंबर ऑफ जो रूम्स की बात हो रही थी रहने वाले ड्वेलिंग रूम में, उसमें किसको चुन सकते हैं, यही 6 को चुन सकते हैं। और रहने योग्य में शामिल क्या नहीं होता है, रसोई घर, बाथरूम, शौचालय, बरामदा, गलियारा, ये रूम के रूप में गिनती नहीं किए जाते। जनगणना मकान जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है और उसका प्रयोग दुकान के लिए भी हो रहा है तो रहने योग्य कमरों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। क्या कहा जा रहा है, जनगणना मकान जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है और उसका उपयोग दुकान के लिए भी हो रहा है, या ध्यान भी हो रहा है, तो रहने योग्य मकान की संख्या क्या दर्ज की जाएगी, शून्य आपको दर्ज की जाएगी। स्पष्ट हो गया, यही बात था ना, ये 15 और 16 को यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ 15 और 16 को यहाँ आपको बताया जा रहा है। अगर एक ही कमरा 2 परिवार उपयोग कर रहे हैं तो वह किसी के पास भी उपलब्ध नहीं माना जाएगा। अगर एक ही कमरा 2 परिवार उपयोग कर रहे हैं तो वह किसी के पास आपको उसको नहीं माना जाएगा, ये बात की जा रही है। नंबर ऑफ कपल की बात हो गई। अब चलिए परिवार में रहने वाली विवाहित संपत्तियों की ही आपको दंपतियों की बात कर रहे हैं ये। अब देखिए विवाहित जोड़ों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम संख्या व्यक्तियों की कुल संख्या से एक कम हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता है या घर में कोई विवाहित जोड़ा नहीं है तो वहां क्या दर्ज किया जाएगा, शून्य दर्ज किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में परिवार के उपलब्ध पेयजल के स्थिति को बताएंगे, ठीक है। अब ये कैसे पानी की उनके पास सुविधा है ये आपको बतानी है और हम आगे चले जाएंगे। भी लिखा हुआ है टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, वेल, कुआं, हैंड पंप इत्यादि सब आपको इसमें से बताने हैं। चलिए आगे हम इसको अब और डिटेल करते हैं। अब देखिए यहाँ है 18 नंबर में अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स यानी उस पेयजल की उपलब्धता का। और पेयजल स्रोत की परिवार से दूरी के आधार पर कोड चयन किया गया है। यहाँ है विद इन प्रमाइसेस, नियर प्रमाइसेस और दूर। यहाँ है परिसर के अंदर, मकान के भीतर नल, कुआं, हैंडपंप, पैक्ड बोतल का पानी जिसे दरवाजे पर डिलीवर किया जाता है परिसर के भीतर माना जाएगा। परिसर के निकट, स्रोत परिसर के बाहर परंतु निकट है, यानी नगरीय में 100 मीटर और ग्रामीण में आपको 500 मीटर को आपको नियर प्रमाइसेस माना जाएगा। और अवे माने दूर में
स्रोत परिवार से दूर, निकट से परे स्थित, यानी ग्रामीण में 500 से दूर होगा तो दूर माना जाएगा, नगर में 100 मीटर से दूर होगा तो दूर माना जाएगा, अन्यथा ये आपको नियर आपको प्रोमाइसिस माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत। पिछले 12 महीने के अधिकांश समय में परिवार द्वारा उपयोग किए गए ऊर्जा के स्रोत का रिकॉर्ड आपको डालना है। 12 महीने में आपको कोड एक बिजली का है, अन्य 4 अन्य में अगर करते हैं तो 4 होगा। प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य और गैर खाद्य दोनों तेलों को शामिल किया जाता है। क्या है कि प्रकाश के स्रोत के रूप में कुछ ऐसे भी जो आपको सोर्सेज हैं जो खाद्य और गैर खाद्य दोनों होते हैं। यदि असाधारण परिस्थितियों में घर में प्रकाश के किसी भी स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है तो कोड क्या चुनेंगे, 6 चुनेंगे। दिए गए विकल्पों में से घर में प्रकाश के मुख्य स्रोत के संबंध में उपयुक्त विकल्प चुने। अगली स्क्रीन पे वापस जाने के लिए अगला बटन दबाएं। चलिए अगले स्क्रीन पे आ गए। अब यहाँ विश्व में आपको एक्सेस ऑफ लैट्रिन यहाँ उपलब्धता की बात है। मात्र परिवार के लिए उपलब्ध जनगणना मकान के अंदर या बाहर शौचालय केवल परिवार के लिए ही माना जाएगा। परिवार के लिए उपलब्ध जनगणना मकान के अंदर या बाहर, इसके लिए क्या होगा, 1। यदि अन्य परिवारों के साथ साझा किया जाता है तो कोड 2। यदि परिवार में शौचालय नहीं है लेकिन परिवार के सदस्य सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते हैं तो कोड 3। और साझा शौचालय बराबर सार्वजनिक शौचालय नहीं होता है। साझा शौचालय का उपयोग सीमित परिवारों द्वारा किया जाता है और सार्वजनिक शौचालय सभी के लिए सुलभ है, चाहे वो निःशुल्क हो या भुगतान पर, इसलिए यहाँ बताया गया। यदि वे खुले क्षेत्रों जैसे खुले मैदान, झाड़ियां, ट्रैक आदि का उपयोग करते हैं तो कोड 4 चुनेंगे। यदि विकल्प चुने, उपयुक्त विकल्प चुने और अगली स्क्रीन पे जाएं। आगे हैं 21 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं। दिए गए विकल्प में शौचालय के प्रकार को आपको यहाँ बताना है। क्लियर है, चलिए 22 पे आते हैं। जल निकासी प्रणाली की बात है। अब गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, इस तरह से प्रश्न आएंगे। मकान से निकलने वाले अपशिष्ट जल और अन्य तरल अपशिष्टों का निपटान आपको जल निकासी प्रणाली होती है। अपशिष्ट जल में रसोई, स्नान, धुलाई का पानी शामिल है। शौचालय का अपशिष्ट इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें वेस्ट वाटर में शौचालय का अपशिष्ट इसमें शामिल नहीं है। यदि शौचालय और अपशिष्ट जल दोनों का साझा निपटान है तो जल निकासी के प्रकार के आधार पर उपयुक्त कोड आपको चुने। देखिए क्या यहाँ दिए गए विकल्पों में से अपशिष्ट जल निकासी से संबंधित विकल्प चुना और अगली स्क्रीन पे यहाँ शौचालय का अपशिष्ट इसमें शामिल नहीं है, इसी अनुसार आपको इसमें चुनना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ है क्लोज ड्रेनेज है, ओपन ड्रेनेज है, नो ड्रेनेज है। मैंने एकदम तोप ताप के आपको क्लोज नाली से डाल रहा है, पानी आप निकासी हो रही है, जो ओपन में निकासी हो रही है, चाहे ड्रेनेज है ये नहीं है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 23 पे है आपको है परिसर के अंदर स्नान की सुविधा। एक से अधिक परिवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्नानागार सुविधा के लिए लागू होने के अनुसार कोड 1 या कोड 2 आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बाथरूम है और इनक्लोजर विदाउट रूफ है, लेकिन उसके ऊपर छत नहीं है। शौचालय और स्नानागृह दोनों एक साथ होने पर दोनों सुविधाओं को उपलब्ध माना जाएगा। अब देखिए ध्यान उपलब्धता पर है, स्नान गृहों की संख्या पर नहीं है। यहाँ उपलब्धता की बात ध्यान रखिए, एबिलिटी की बात की जा रही है। चलिए अगले बटन पे आते हैं और 24 नंबर पे रसोई और एलपीजी के बारे में यहाँ बात की है। कौन सा क्या आप यूज करते हैं, एलपीजी यूज करते हैं, एलपीजी नहीं यूज करते हैं, पीएनजी यूज करते हैं। अब देखिए कुकिंग ओपन आउटसाइड में है, यहाँ है कुकिंग इनसाइड हाउस, घर में करते हैं बट नॉट किचन। यहाँ है कुकिंग इन किचन, आप किचन में बनाते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कुकिंग घर में है लेकिन घर में करते हैं लेकिन किचन में नहीं करते हैं तो वहां इन दोनों में क्या एलपीजी और पीएनजी यूज करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये एक है कुकिंग इन ओपन और आउटसाइड, यानी अब भोजन जो है खुले में बनाते हैं, बाहर बनाते हैं तो वहां क्या यूज करते हैं और क्या खाना नहीं बनाते हैं, ये भी बात यहाँ लिखी गई। चलिए चलते हैं 25वां नंबर प्रश्न में। और यहाँ खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, कौन सा आप खाना बनाने के लिए ईंधन यूज करते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। 26 नंबर पर रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में है, आपके पास है कि नहीं। ट्रेडिशनल रेडियो सेट है। ऑन मोबाइल आप रेडियो कैसे सुनते हैं, मोबाइल पे स्मार्टफोन पे सुनते हैं, ऑन अदर डिवाइस या आपके पास है ये नहीं है, ये आपको चूज करना है। टेलीविजन की स्थिति भी वही है, आपके पास फ्री डिस्क है, अदर डिस्क है, केबल कनेक्शन है नहीं है, या टीवी नहीं है। अब यहाँ देखिए एक्सेस इंटरनेट, क्या इंटरनेट का यूज करते हैं, अगर करते हैं तो किस पे करते हैं, मोबाइल पे करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं या दूसरे डिवाइस पे करते हैं, या इंटरनेट करते ही नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक्सेस इंटरनेट के बारे में यहाँ देखिए
कोड 1, यदि परिवार में एक या अधिक सदस्यों के उपयोग के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर उपलब्ध है तो कंप्यूटर उपलब्ध है, टैबलेट इसमें शामिल नहीं है। देखिए यहाँ कहा गया है कि परिवार में एक या अधिक सदस्यों के उपयोग के लिए लैपटॉप उपलब्ध है, एक में कहा जाता है। 2, यदि घर में कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, ये है। इसको एक को 2 को डिफाइन किया गया है कि कई सारे लोग यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें टैबलेट शामिल नहीं है, टैबलेट इसमें आपको आ जाता है। उपयुक्त विकल्प चुने और अगले सीन पे जाएं। आइए अगले सीन पे चलते हैं। इसमें टेलीफोन की बात है, लैंडलाइन की बात है। लैंडलाइन आपके पास है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अदर बेसिक मोबाइल है, या दोनों है या नहीं है, आपको यहाँ बताने हैं। उसके बाद है यहाँ बाईसाइकिल एंड स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल है, स्कूटर है, बोथ है। कार, जीप, यस और नो के बारे में आपको यहाँ बताया गया है या नहीं है। अब बात करते हैं 31 पे, बाईसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, यहाँ कार, जीप के बारे में जो अब यही हम लोगों ने ये अभी जाना। अब चलते हैं 33वें प्रश्न पे। मेन आपको भोजन में क्या आप मुख्य रूप से अनाज यूज करते हैं? राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, एनी अदर, जो आप यूज करते हैं आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे करेंगे आपसे लास्ट में पूछेगा मोबाइल नंबर। अब ध्यान रखिए, आप मोबाइल नंबर उत्तरदाता नहीं बताते तब ये सबमिट हो जाएगा, अगर बताता है तो अच्छी बात है। और ध्यान रखिए मोबाइल नंबर जो देते हैं वो चालू होना चाहिए, ठीक है। बंद या खाली घरों के मामले यदि पड़ोसियों द्वारा उपलब्ध कराया गया हो तो परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें। अगर बगल वाला आपको प्रोवाइड कर देता है बंद अगर स्थिति में, तो आप उसे वहां दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप सबमिट, ये प्रश्न खत्म हो गए, यहाँ से आप सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे आ जाएंगे, आप इसको स्क्रॉल करके सबको देखेंगे, कंफर्म होके आप इसको यहाँ से कंफर्म कर देंगे। इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे इन 34 प्रश्नों में 1 से 16 में कौन कौन से कंडीशन में किस प्रश्न में क्या आप लागू करेंगे, क्या होगा, अगर क्या है तो क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। हमने यहाँ समरी आपको बताई कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वहां कंडीशन है कि इस कंडीशन में यह ऑप्शन चूज करना है, इस कंडीशन में यह ऑप्शन चूज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ जिसमें आपके जानकारी के लिए और भी मटेरियल्स उपलब्ध होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।